वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्या है, शब्द रचना। शब्दों का निर्माण कैसे होता है और शब्दों की जो उत्पत्ति होती है, शब्द का जो शब्द भेद होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, इनके विषय में जानने के लिए हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, कि कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से भेद होते हैं शब्दों के। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द को जानने से पहले यदि कोई शब्द की रचना होती है तो वो रचना कैसे होती है, मतलब यदि कोई शब्द बन रहा है तो शब्द किससे बनता है। शब्द किसी न किसी अक्षर से बनेगा, किसी वर्ण से बनेगा, किसी ध्वनि से बनेगा। तो इससे पहले हम लोग, हालांकि वर्णमाला की क्लास में आपको वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, ये हमने आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर आज हम लोग शब्द की बात कर रहे हैं, क्योंकि शब्द जो होता है वर्णों से ही बनता है, अक्षरों से ही बनता है। तो आज हम लोग सबसे पहले वो जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, शब्द क्या होता है, अक्षर क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक तो होता है वर्ण होता है और एक क्या होता है, ध्वनि। क्या होता है, वर्ण होता है और एक ध्वनि होता है। अब यहाँ पे जो वर्ण है और ध्वनि है, यदि आप कोई वर्ण बोल रहे हैं और वो सबसे छोटी होती है, वर्ण का मतलब ये होता है कि जिसका खंड न हो सके। मतलब यदि आपने कोई शब्द अ, मान लीजिए आपने बोला अ, है ना, तो आपने अ बोला और एक उसका संकेत आपने ऐसे लिख दिया कि ये है, ये जो है वो अ है, ये जो आपने लिखा ये क्या है, अ है। यदि ये अ है तो आपको कैसे पता चला, आपने अ ध्वनि निकाला और आपने इसको लिख दिया। ये जो आपने लिखा इसको लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि। तो ये हो गया आपका वर्ण और ये हो गया आपका ध्वनि। मतलब इसको हम लोग जब बोलते हैं तो वो ध्वनि है, और जब उसको लिखित रूप में कर दिए तो वो वर्ण हो गया। इसका मतलब ये कि ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहेंगे हम लोग, वर्ण कहेंगे। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। यदि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो लिखते हुए चलिएगा, हालांकि सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी, इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो निश्चिंत रहेंगे। लेकिन जो चीज़ें यदि आपको लगता है कि ये सही है, इसको लिखना चाहिए, तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या, वर्ण की परिभाषा हमने क्या बताया कि ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ण, जिसका खंड न हो सके। चलिए एक बार आपको ऐसे समझना है कि मान लीजिए आपने लिखा अ, फिर उसके बाद आपने लिखा आ, आपने लिखा अ, आपने लिखा आ, ये आपके क्या है, वर्ण है। आपने लिखा क, याद रखिएगा जब आप क लिखते हैं तो ये हलंत लगेगा। यदि आप हलंत नहीं लगाते हैं तो ये क में अ प्लस हो जाता है ना, तब जाकर बनता है क। ठीक है, तो याद रखिएगा जब आपका ये वर्ण है तो ये हलंत लगना तय है। मतलब ये सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है और इन्हीं से बनता है अक्षर। अब भाई अक्षर क्या है, ये भी जानना जरूरी है। अक्षर का मतलब ये है जिस ध्वनि या ध्वनि समूहों का हम लोग क्या करें, एक ही सांस में उसको बोल दें। मतलब एक ही प्रयास में जिस ध्वनि समूह को हम लोग बोल दें वो अक्षर होता है। जैसे आपने बोला क, तो ये आपका क क्या हो गया, अक्षर हो गया। आपने बोला ख, आपने बोला ग, आपने बोला घ। याद रखिएगा जब ये वर्ण के रूप में आएंगे तो उनके नीचे हलंत लगा होगा, सबसे छोटी होगी। लेकिन यदि ये वर्ण अक्षर के रूप में आएंगे तो इसमें हलंत नहीं लगा होगा। ठीक है, तो ये अक्षर हो जाएंगे। आप को भी लिखते हैं तो भी ये आपका क्या हो जाता है, अक्षर हो जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है और अक्षर क्या है। इसको एक सिंपल सा उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले अब यहाँ से शब्द कैसे पता चलेगा। आपने वर्ण भी देख लिया, अक्षर भी देख लिया, और उसके बाद अभी आपने ध्वनि भी देख लिया। तो जो वर्णों के समूहों से, जो वर्णों से बना हो या वर्णों के समूहों से बना हो और वो सार्थक अर्थ दे, तो उसे कहा जाता है शब्द। तो शब्द की परिभाषा क्या हुई, शब्द की परिभाषा हो गई जो एक या एक से अधिक वर्णों मतलब अक्षरों से, है ना, वर्णों से मिलकर या अक्षरों से मिलकर बना हो, उसे हम लोग कहते हैं शब्द। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं राहुल को। क्या लेते हैं, राहुल। ठीक है, अब देखिए यदि मैं पूछ दूं आपसे, चलिए ये जो राहुल है ये क्या है, राहुल एक शब्द है। राहुल क्या है, एक शब्द है।
राहुल एक शब्द है तो इसमें कितने वर्ण हैं? यदि आपसे मैं पूछूं इसमें कितने वर्ण हैं, या तो मैं आपसे ये पूछ दूं कि इसमें कितने अक्षर हैं, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट करना होगा कि ये जो राहुल है, एक मिनट यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, मिटाते हैं इसको। अब देखिए ये जो राहुल है यहाँ पर एक र है, फिर आ की मात्रा है, फिर है, फिर क्या है ऊ की मात्रा है छोटी ऊ, और उसके बाद क्या है ल है ना। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इसके बाद क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि क्या आया आपका र आया, फिर क्या आया आ आया, फिर क्या आया ह आया, फिर क्या आया ऊ आया, फिर ल आया और अ आया। अब ध्यान से देखेंगे तो राहुल में जो वर्ण मिले वो कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6। राहुल में वर्ण कितने हैं, 6 वर्ण हैं, लेकिन अक्षर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। एक हो गया रा, एक हो गया हु और एक हो गया ल। ये 3 अक्षर हैं और वर्ण कितने हैं आपके 6। क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। राहुल में राहुल आपका शब्द है और जब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो इसमें 3 अक्षर आते हैं रा हु ल, लेकिन इसमें वर्ण जो आते हैं वो 6 आते हैं। स्पष्ट है। तो इसमें कितने वर्ण आएंगे, 6। तो ये हो गया आपका कि शब्द क्या होता है, अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होता है। स्पष्ट हो गया होगा। तो हम लोग शब्द रचना के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक ग्राफ से समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो शब्द रचना के अंतर्गत सबसे पहले शब्द भेद ही पढ़ रहे हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, या मैं जो बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे। तो ये है आपका सार्थक शब्द और एक है आपका निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होता है, सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कुछ अर्थ ना निकले। ठीक है। तो निरर्थक हो गया जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो उसके विषय हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि निरर्थक शब्द जब भी आते हैं वे हमेशा सार्थक शब्दों के साथ ही आते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से, एक छोटा सा उदाहरण से समझें तो आप कहते हैं पानी सानी लाओ, या फिर कहते हैं रोटी सोटी खाओ। तो ये जो पानी के साथ आप पानी वानी बोल रहे हैं, वानी ये आपका निरर्थक शब्द है और पानी आपका सार्थक शब्द है। बोलते हैं आप पराठा सराठा, तो पराठा सराठा में पराठा आपका सार्थक शब्द हो जाता है और सराठा जो है आपका निरर्थक शब्द हो जाता है। तो जब भी निरर्थक शब्द आते हैं तो वो सार्थक शब्दों के साथ ही आते हैं। लेकिन हमको ये पता है कि जो सार्थक शब्द होते हैं उनको कितने भागों में पढ़ना है, ये आपके सामने स्पष्ट है। निरर्थक शब्दों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए निरर्थक शब्दों को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले जब हम लोग सार्थक शब्दों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सार्थक शब्दों के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, शब्द भेद को, शब्द रचना को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रयोग या रूप के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो ये जो 3 भागों में हमने डिवाइड किया है, अब इसके अंतर्गत जब हम लोग प्रयोग या रूप के आधार पर पढ़ेंगे तो वहाँ इसको 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। एक तो होगा आपका विकारी शब्द और दूसरा होगा अविकारी शब्द। और जब हम लोग रचना या बनावट के आधार पर पढ़ेंगे तो उसको हम लोग 3 भागों में विभाजित करेंगे। एक तो आपका होगा रूढ़ शब्द, एक होगा यौगिक शब्द और एक होगा योग रूढ़ शब्द। उसी तरह से जब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर विभाजित करते हैं तो एक होगा आपका तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और वितेजस। ये जो विदेशज है इसको हम लोग आगत शब्द भी कहते हैं। तो ये 4 भागों में ये भी विभाजित होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे, प्रयोग या रूप के आधार पर कौन कौन से भाग होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक वो होता है जो जिसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ अर्थ निकले, जैसे आप कहते हैं रोटी, पानी, ठंडा, ये सब। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ ना हो। आपने कहा रोटी सोटी, है ना, या रोटी वोटी, आपने कहा पानी सानी, आपने कहा ठंडा वंडा लाओ, ठंडा वंडा लाओ, तो ठंडा तो ठीक है, ये वंडा क्या है। तो ऐसे में यहाँ पर ये सार्थक और निरर्थक को आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे
प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द भेद। तो जो प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द भेद करते हैं तो इनको हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है आपका विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, तो जो विकारी शब्द होता है उनको हम लोग लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनको क्या कर सकते हैं, उनका हमेशा परिवर्तन होता रहता है। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन होना, है ना। तो विकारी शब्द वे होंगे जिनमें परिवर्तन होगा, जिनमें क्या हो, उनके लिंग में परिवर्तन हो जाएगा, उनके वचन में परिवर्तन हो जाएगा, उनके कारक में परिवर्तन हो जाएगा। और ऐसे जो शब्द होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, वे संज्ञा होते हैं। ऐसे शब्दों में सर्वनाम आते हैं, ऐसे शब्दों में क्रिया आती है और ऐसे ही शब्दों में आपका विशेषण आता है। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो चार हैं ये चारों क्या हैं, विकारी शब्द हैं। उसी तरह से अविकारी शब्द जिनके लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन न किया जा सके वे अविकारी शब्द हो जाएंगे, वे अविकारी शब्द हो जाएंगे। जैसे क्या, जैसे आपका क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया और आपका क्या हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। ये आपके अविकारी शब्द हो गए। तो याद रखिएगा कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण ये क्या हैं, विकारी शब्द हैं। और उसके अलावा जो आपके चार बचे वे अविकारी। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए, तो ये हो गया प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द भेद। अगला देखते हैं। अगला है आपका व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट मतलब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई शब्दों की, या उसकी रचना कैसे हुई, या उसकी बनावट किस तरह की है, ऐसे में शब्द भेद कैसे करेंगे। तो ऐसे में हम लोग जब इसको विभाजित करते हैं तो तीन भागों में विभाजित करते हैं, तीन भागों में विभाजित करते हैं। इसका मतलब ही एक तो होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तो तीन होते हैं। और ये जो तीनों में ये जो सबसे पहला है रूढ़ शब्द, मतलब जिन शब्दों का सार्थक खंड न किया जा सके, जिन शब्दों का सार्थक खंड न किया जा सके। भाई इसका मतलब क्या है सार्थक खंड न किया जा सके? सार्थक खंड न किया जा सके मतलब उसका कोई, जैसे ही आप उसको विभाजित करेंगे, अलग अलग भाग में करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और जब कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, तो जैसे आपने देखा यहाँ पे आज है, आज को आप विभाजित करिए। आप क्या करेंगे, आ धन ज करेंगे। क्या करेंगे, आ धन ज। तो आपने आ का कोई अर्थ निकलता है क्या? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ज का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कान, कल में क और ल को विभाजित कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो मतलब जब इनको विभाजित किया जाए और इनका कोई अर्थ न निकले, सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। सार्थक का मतलब एक तरह से निश्चित होता है। तो जब सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तो उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसके बाद सेकेंड है आपका यौगिक शब्द। ये यौगिक शब्द क्या होता है भाई? यौगिक शब्द वे होते हैं जिनमें दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हो, मतलब उनमें दोनों का अर्थ निकलेगा सार्थक शब्द होंगे तो। ठीक है, तो वे होते हैं यौगिक शब्द। वे क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक और आलय है। परमौषधि में ये जो परम औषधि है इसमें परम और औषधि है। अनुशासन में अनु और शासन है। उसी तरह से हिमालय में हिम और आलय है। तो ये आपका क्या हो गया? यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द को देखिए। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो क्या करते हैं, यौगिक तो होते हैं लेकिन अपने अर्थ को नहीं, वो किसी परंपरागत किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अपने अर्थ को न प्रकट करके वे किसी विशेष अर्थ को, और ये विशेष अर्थ परंपरागत वश या कोई जो परंपरागत वश होता है उसके कारण आता है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, पहला उदाहरण देखिए, पंकज। विशेष अर्थ प्रकट करने का मतलब यह है, पंकज में आप जब पंक धन ज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? पंक का मतलब होता है कीचड़। पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़। और ज का मतलब क्या होता है? जन्मा। मतलब जो कीचड़ में जन्मा हो, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं कमल कहते हैं। क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। तो ये किसी विशेष अर्थ को दिखाई दे रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसी तरह से आपका है दशानन। दस का मतलब ये होता है जो 10 हो गया। आनन का मतलब होता है सर। आनन का मतलब क्या होता है? सिर होता है। तो मतलब जिसके 10 सिर हों। किसके 10 सिर हैं? रावण के हैं।
तो ये जो रावण है उसको दशानन कहा जाता है। कुल मिलाकर आप लोगों ने जब अभी इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने समास पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके समास पढ़ लीजिए, है ना। तो जितने भी बहुब्रीहि समाज के उदाहरण हमने वहां पे बताए हैं, जितने भी बहुब्रीहि समाज के उदाहरण हैं वे सभी के सभी क्या है, योग रूढ़ शब्द हैं। रीजन, इसका कारण यही होता है कि जब आप बहुब्रीहि समाज को पढ़ेंगे तो वे क्या होते हैं, वे किसी तीसरे की ओर इंगित करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जलज हो गया, दंबोदर हो गया, चक्रपाणी हो गया, है ना, मुरलीधर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जाकर वहाँ क्लास में देख सकते हैं। तो जितने भी बहुब्रीहि समाज के उदाहरण होते हैं वे सभी क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग किसके आधार पर देखें, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। जब हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद करते हैं तो हम लोगों के सामने ये आपके चार निकल के आते हैं। एक तो होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज और एक होता है विदेशज। विदेशज को हम लोग आगत शब्द भी कहते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द का मतलब होता है तत्धन सम। तत्धन सम मतलब क्या, तत् का मतलब क्या होता है, उसके, तत् का मतलब क्या होता है उसके, और सम का मतलब क्या होता है समान। उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। किसके समान, संस्कृत के समान। मतलब जो संस्कृत के समान हो वो तत्सम शब्द होता है। मतलब जो संस्कृत से सीधे हिंदी में चले आए हैं, ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं या संस्कृत के शब्द हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, वे होते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव क्या होता है, तद का मतलब होता है, तद का मतलब क्या होता है, जो तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव मतलब तद का मतलब क्या, उसके, भव का मतलब होना, उसके समान होना। किसके समान, संस्कृत के समान। मतलब जो शब्द संस्कृत से बदलकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, जो शब्द संस्कृत से आ गए हैं, परिवर्तन होके आ गए हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव। तो इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव क्या होता है। इसको हम लोग तत्सम तद्भव के क्लास में अच्छे से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो अच्छे से पढ़ने वाले हैं वो देशज शब्द और विदेशज शब्द को पढ़ेंगे। देशज शब्द और विदेशी शब्द को पढ़ने का यहाँ पर सबसे अच्छा रीजन ये है, अच्छा कारण ये है कि तत्सम तद्भव हम लोग एक अलग क्लास में देखेंगे और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं देशज और विदेशज से। ठीक है। तो ये आपका जो नीचे लिखा हुआ है ये तो आपके लिए परिभाषा है, आप इसको लिख सकते हैं कि जैसे आम्र हो गया, हरिद्रा हो गया, गोमल होगा। गोमल को क्या, गोबर कहते हैं, है ना। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, संस्कृत के शब्द हैं, इसको तत्सम शब्द कहते हैं। और उसी तरह से ये जो तद्भव शब्द है, जैसे कि क्या, आम, हल्दी, गोबर, सुई, ये सभी क्या है, संस्कृत से परिवर्तन होके आए हैं, मतलब विकृत होके आए हैं, है ना। तो जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए अब बात करते हैं देशज शब्द की। देशज मतलब देश धन ज, देश धन ज मतलब जो देश में जन्मा हो, वो जो देश में जन्मने वाली भाषा है उसे हम लोग देशज कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द संस्कृत या विदेशी भाषाओं से क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल अलग क्षेत्रीय भाषा, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार क्या होते हैं, बनकर प्रचलन में आ जाते हैं। जिस परिस्थिति में होगा, जिस जहाँ पर जैसे आवश्यकता होगी वैसे ही वो परिवर्तन होकर विकृत होकर अपना प्रयोग में होने लगते हैं। तो वहाँ पर उसे कहा जाता है ये कि ये देश शब्द हैं, मतलब जिनकी उत्पत्ति का कोई अता पता नहीं रहता है। ठीक है। तो यदि हम लोग देशज शब्दों के उदाहरण लें, अब देखिए ये जो होता है परीक्षा में आपके पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से नोट करिएगा और अच्छे से नोट करने के बाद इसको क्या करिएगा, इसको 2 4 5 बार पढ़िएगा। स्पष्ट है। तो देखिए कौन कौन से देशज शब्द हैं, पूछा जाता है ये परीक्षा में, ये बताइए झाड़ू देशज है या विदेशज है। तो देशज शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, इसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। झाड़ू हो गया, पगड़ी, टेट, झोला, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा। कटरा क्या होती है, घास फूस के बने छप्पर को रखने वाली दीवार हो जो होते हैं उसे कटरा कहा जाता है। उढेरा, कड़ोग, खिड़की, ठुमरी, जूता, कलाई, खिचड़ी, डिबिया, डोंग,
पेड़, डाब, छोरा, खर्राटा, खचाखच, थोथा, फुनगी, खखरा, अंटा, लोटा, थम, चमक, लथपथ, पेट, किलकित, धड़ाम। यहाँ पर ये किलकित 2-4 बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और ये जो शब्द हैं ये देशज शब्दों के उदाहरण हैं। क्या है ये? देशज शब्दों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं विदेशी शब्दों की। विदेशी शब्द का मतलब क्या कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं तो विदेशी भाषा लेकिन वो हिंदी में आ गए हैं, उनको हम लोग विदेशी भाषा कहते हैं, या तो फिर विदेशज कहते हैं, या तो फिर आगत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत शब्द कहते हैं। कौन कौन सी भाषा से भारत में हिंदी भाषा में शब्द परिवर्तन हुए हैं या यथावत आए हैं? ये है आपके अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी। इन भाषाओं का अध्ययन हमको करना होगा और इन भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं जो आए हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंग्रेजी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं जो हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। अपील, अपील करना, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑफिसर, आइसक्रीम, इंजीनियर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टिकट, स्टेशन, ट्रेन, पुलिस, कैप्टन, लैंटर्न, थिएटर, बॉटल, रेल, कंपनी, कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, गार्ड, टाई, पैंट, स्कूल, टेलीफोन, जज, रजिस्टर, डिग्री, कोर्ट और डायरी, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द अखबार, इत्र, कागज, कानून, किताब, तमाशा, जुलूस, जलसा, तारीफ, तकिया, तमाशा, तकदीर, तबीयत, गरीब, खुफिया, कुरान, तारीख, वकील, मुहावरा, कबीर, मरीज, रिश्वत, तूफान, जिक्र, हैजा, जुर्माना, शराब, कुर्सी, तुर्की, रोजा, हिसाब, अमीर, हक, हुक्म, अक्ल, इस्तीफा, अल्लाह, उम्र, एहसान, वारिस, मशहूर, मुसाफिर, मौलवी, मौसम, है ना, मुकदमा, कीमत, खबर, आदमी। ये सभी के सभी किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। स्पष्ट है? आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द में आपका आसमान, अफसोस, आतिशबाजी, दुकान, अदा, आबरू, अनार, आवाज़, आवारा, आईना, आज़ाद, आफत, उम्मीद, कबूतर, कुश्ती, किशमिश, कमरबंद, किनारा, खरगोश, खुश, गिरफ्तार, गवाह, बीमार, सितार, सौदागर, लश्कर, बेरहम, दीवार, गुलाब, गुल, चाबुक, गोला, गरम, चश्मा, चरखा, जागीर, जिगर, तरकस, जोश, सरकार, सरदार, शोर, खामोश, ताज़ा, चादर, पैमाना, मलिदा। ये सभी के सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है चश्मा किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे ये फारसी शब्द है ना, फारसी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के भी शब्द हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए आल्पिन। ये आल्पिन जो है बहुत बार एग्जाम में परीक्षा में पूछा है। तो आल्पिन हो गया अलमारी, तंबाकू, बाल्टी, फीता, कनस्तर, तौलिया, साबुन, चाबी, फीता, कमरा, काजू, गोदाम, गोभी, पादरी, परात, पिस्तौल, बुताम, मस्तूल, मेज, लबादा, साया, गमला, इस्पात, स्त्री, अलकतरा, अनानास, सागू, अचार, पतलून, परात। ये सभी के सभी पुर्तगाली शब्द हैं। स्पष्ट है? ये सभी के सभी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। उसके बाद तुर्की भाषा के शब्दों में देखेंगे तो कुर्ता, कैंची, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम। देखिए यहाँ पे तोप बंदूक है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो कुली, चेचक, उर्दू, मुगल, बहादुर, तमगा, कुर्की, लाश, सौगात, चमचा, उजबक, कालीन, तलाश, लफंगा, सुराग, आका, आगा, काबू, तरोगा, बावर्ची। ये सभी के सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा के शब्द को देखेंगे तो बिगुल, कर्फ्यू, कूपन, कारतूस, बेसिन, रेस्तरा, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चीनी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? तो चाय, चीनी, चाकू और लीची। चाय, चीनी, चाकू और लीची।
जापानी भाषा के शब्द रिक्शा, झम्पान और सायोनारा। क्या है? रिक्शा, झम्पान और सायोनारा, ये जापानी भाषा के शब्द हैं। और आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे देखिए, ये जो बम है, ये बम जो है वो डच भाषा का शब्द है। क्या है? डच भाषा का शब्द। लेकिन इसी के अंतर्गत जब हम लोग देखते हैं, ये जो तोप और बंदूक और बारूद, ये क्या है? ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो इसमें थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ठीक है। तो तिब्बती भाषा में चुंगी जो है वो तिब्बती भाषा है, और जो खोपरा है ये मलय भाषा का शब्द है। बम हो गया, तुरूप हो गया और ड्रिल हो गया, ये डच भाषा के शब्द हैं। स्पेनिश भाषा के शब्द सिगरेट, सिगरेट जो है ये स्पेनिश भाषा का शब्द है। यूनानी और अकादमी ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। रूसी भाषा के शब्द के अंतर्गत देखेंगे तो जार, वोदका, स्तूपनिक, सोवियत, रूबल और बुजुर्ग, ये रूसी भाषा का शब्द है। पश्तो भाषा का शब्द है अखरोट। तो ये हैं विदेशज शब्द, मतलब आगत शब्द हैं। स्पष्ट है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे संकर शब्द क्या होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं संकर शब्द? तो संकर शब्द वो जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बनता है, जो अलग अलग दो भाषा के शब्दों से मिलकर बनता है, उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। और यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट संकर शब्द दिए गए हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए अच्छे से। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास को एक दो बार देख लीजिए, सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। और यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो क्लास का लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और यूट्यूब चैनल पे यदि आप पहली बार हैं अनूप स्टडी जोन पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इन उदाहरणों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। छायादार, छाया जो है वो संस्कृत का शब्द है, और दार जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। रेलगाड़ी में रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी हिंदी भाषा का। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और घर जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। अश्रु गैस, अश्रु जो है हिंदी भाषा का शब्द है, और गैस अंग्रेजी भाषा का। उसी तरह से पानदान में पान हिंदी, दान फारसी। सीलबंद में सील अंग्रेजी, बंद फारसी। वर्षगांठ में वर्ष संस्कृत है और गांठ हिंदी है। जांचकर्ता में जांच हिंदी है और कर्ता संस्कृत है। अपीलकर्ता में अपील अंग्रेजी है और कर्ता संस्कृत शब्द है, ठीक है। उड़न तस्तरी में उड़न हिंदी और तस्तरी फारसी है। उद्योगपति में उद्योग संस्कृत है और पति हिंदी है। उसी तरह से बस अड्डा में बस अंग्रेजी है और अड्डा देसी है। ऑपरेशन कक्ष में ऑपरेशन अंग्रेजी है और कक्ष जो है वो संस्कृत शब्द है। बढ़ेगा में बेढंगा में बे क्या है? फारसी है, और ढंगा में क्या है? देसी है। सजा प्राप्त में सजा फारसी है और प्राप्त संस्कृत है। उसी तरह से बम वर्षा में बम जो है वो डच भाषा का शब्द है और वर्षा हिंदी भाषा का शब्द है। स्पष्ट है? ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।